बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS से 614 डाटा वेयर हाउसिंग असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2026 और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो थोड़ी फीस होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो डबल फीस होगी। याद रहे मैं इन दिनों में बिजी होता हूँ, लिहाजा आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया, मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए। मैं जो कि ज़्यादा बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो अपनी पेड सर्विस की बुकिंग करवा सकते हो। ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवा लेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल हम आपका काम जो है वो कर देंगे, लेकिन अगर आप ड्यू डेट वाले दिन बुकिंग करवाएंगे तो आपको डबल चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। याद रहे CS 614 की जो असाइनमेंट है इसको आपने किसी फाइल में सबमिट नहीं करवाना, बल्कि आपको LMS के ऊपर इस तरह का एक पैनल मिलेगा सबमिट करवाने के लिए। आपने क्या करना है, अपनी पूरी असाइनमेंट का सोल्यूशन कॉपी करके पहले आप MS वर्ड पे रेडी कर लेना, मतलब अपना पूरा सोल्यूशन पहले MS वर्ड पे बना लेना। फिर LMS पे जाके क्या करना कि LMS पे जाके आपको इस तरह का ना एक इंटरफेस मिलेगा जिसको हम इनलाइन सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर इस इंटरफेस में जाके आपने क्या करना है, वो जो आपने अपना MS वर्ड के ऊपर सोल्यूशन रेडी किया होगा ना उसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करके ये जो LMS के ऊपर इनलाइन पूरा आपको एक एडिटर दिया गया है, यहाँ पर जाके अपना पूरा सोल्यूशन पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे एक बटन होगा सेव का, उस पर क्लिक कर देना तो आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये तरीका असाइनमेंट को सबमिट करवाने का कि इसमें आपने कोई फाइल सबमिट नहीं करवानी, बल्कि अपना पूरा सोल्यूशन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना इस इनलाइन सोल्यूशन के अंदर और यहाँ पे सेव कर देना। चलें जी, अब इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपको 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब ये एक टेबल है और सर ने इस टेबल के रिलेटेड ही आपको जो है 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हर क्वेश्चन के 5 नंबर हैं, तो आपने ये चारों क्वेश्चन के जो है वो आंसर डिटेल के साथ सर को जो है वो बताने हैं। पहले क्वेश्चन में सर ने बोला कि आपने ये बताना है कि आपको ये जो टेबल गिवन किया गया क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड टेबल में सर ने सेकंड क्वेश्चन में सर ने बोला कि आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने ये चेक करना है क्या ये जो टेबल आपको गिवन किया गया है एम्प्लॉय टेबल डाटा वाला, क्या अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट है तो क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये आपने बताना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या बताना, थर्ड क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि ये जो आपको टेबल गिवन किया गया क्या इसमें कोई मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज मौजूद हैं या नहीं है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज दोस्तों ये होती हैं कि जिसमें एक ही एट्रीब्यूट के पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं या वो मल्टीपल कॉलम पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन सर ने पूछा है कन्वर्ट द रिलेशन इनटू, रिलेशन कहते हैं टेबल को, रिलेशन इनटू फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सर कहते हैं लास्ट पे आपने ये करना है कि अपने इस टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है वो क्या करना है, कन्वर्ट करना है। समझ आ गई बात की। तो चलें अब इस असाइनमेंट का मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, आप उस सोल्यूशन को जो है डिटेल के साथ लिख लो अपने पास MS वर्ड के अंदर, फिर उसको कॉपी करके LMS पे पेस्ट करके सबमिट करवा देना। लो जनाब, ये है जी आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए PDF ओपन किया, वरना आपने ये सोल्यूशन जो है वो MS वर्ड में पहले टाइप करना सारा मेरी ये वीडियो देखकर, और उसके बाद वहाँ से कॉपी करके LMS पे पेस्ट कर देना। समझ आई बात की। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करना जो सर ने पूछा हुआ था, अ सॉफ्टवेयर कंपनी मेंटेन्स अ डेटाबेस टू स्टोर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। ये तो क्वेश्चन है जो सर ने बोला हुआ है। उसके बाद ये रिलेशन यानी ये वो टेबल है जो हमें सर ने गिवन किया हुआ था। अब सर ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF अजप्शन। सर बेसिकली बोल रहे हैं कि बताओ क्या आपका ये जो टेबल है क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों आपने इसके जवाब, इस पहले क्वेश्चन के जवाब में ये लिखना है, इट इज गिवन दैट द रिलेशन इज ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कि हमने ये बताया कि हमें जो सर आपने ये टेबल गिवन किया हुआ है ये ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सेकंड नॉर्मल फॉर्म की ना 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है। इससे पहले भी एक कंडीशन होती है कि टेबल मस्ट बी एग्जिस्ट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और आपको पता है वो तो हमें सर ने पहले बता दिया कि ये टेबल ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये सेकंड में कर रहा है तो जाहिर बात है फर्स्ट में तो कर ही रहा होगा। तो इसलिए आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में इतना लिखना है, इट इज गिवन दैट द रिलेशन इज ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। अगर लिखना दिस मींस, इसका मतलब ये है देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि आपको पता ना सेकंड नॉर्मल फॉर्म की खासियत ये होती है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद आपने बताना है ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, कि इसमें दूसरी खास बात यह है कि आपके जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, वो नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स दोस्तों वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैंडिडेट की बनने के काबिल नहीं होते, और की एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कैंडिडेट की बनने के काबिल होते हैं। और प्राइमरी की कौन सी होती है, आपकी तमाम कैंडिडेट की में से
आप किसी एक को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो टेबल के अंदर, तो वो बन जाती है प्राइमरी की। याद रहे, एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। ये था दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन था। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपने बताया ये जो टेबल है ये ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। आगे आपने बताया इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट इसलिए ये करता है क्योंकि इस टेबल में कोई भी एक तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, और दूसरा इसमें जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, यानी जितने भी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कैंडिडेट की नहीं बन सकते, वो जो है फुली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर ने आप पूछा कि क्या, अब ये बताओ, क्या अगर ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है? तो आपको पता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की खासियत क्या होती है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म की दोस्तों दो कंडीशन होती हैं। पहला कि आपका टेबल मस्ट बी एग्जिस्ट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और दूसरा ये होता है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द टेबल। अब देखिए, आपका ये जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपने डेफिनेशन में लिखना है, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन 2NF देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर आपकी ये दोनों शर्तें पूरी हो रही होंगी तो फिर आपका जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। अब देखिए, आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है इट इज इन 2NF, ये तो फुलफिल हो रही है कि आपका टेबल जो है वो ऑलरेडी 2NF में मौजूद है। लेकिन जनाब आपकी जो सेकंड कंडीशन है 3NF की, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि आपकी यहाँ पे टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दोस्तों ये होती है कि आपके जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो कंप्लीटली जनाब डिपेंड कर रहे हो किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहे हो? प्राइमरी की के ऊपर, किसी और पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की पे डिपेंड ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पे आपने सेकंड क्वेश्चन के जवाब में ये लिखना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है आपने लिखना है, फ्रॉम द गिवन रिलेशन की जो हमें ये टेबल गिवन किया गया है, अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय नेम है और जो डिपार्टमेंट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, जो कि प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद आपने बताया कि जो प्रोजेक्ट नेम है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर, जो कि प्राइमरी की नहीं है। लिहाजा यहीं पर इशू पैदा हो गया कि जनाब आपका एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम तो ठीक है एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट नेम जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। लिहाजा इस वजह से यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है, और इसी वजह से आपका टेबल जो है वो 3NF में मौजूद नहीं है। तो पहले आपने डेफिनेशन लिखी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले आपने डेफिनेशन लिखी 3NF की, उसके बाद आपने एनालिसिस करके बताया सर को कि हमें जो सारा आपने टेबल गिवन किया हुआ है उसके अंदर ये वाली जो है सिचुएशन है कि ये दो एट्रीब्यूट्स इस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये एट्रीब्यूट इस पर डिपेंड कर रहा है। आगे फिर आपने डिटेल बताई, दीज डिपेंडेंसीज शो कि ये जो डिपेंडेंसीज आप कह रहे हो मैंने बताई हैं, ये बेसिकली ये साबित कर रही हैं कि एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ओनली ऑन एम्प्लॉय आईडी, और दूसरा ये जो आपके पास डिपेंडेंसी है ये बेसिकली ये शो कर रही है कि प्रोजेक्ट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन प्रोजेक्ट आईडी, जो कि गलत है। प्रोजेक्ट नेम को भी जो है किस पे डिपेंड करना चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। अब आगे आपने फिर लिखा दीज आर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन द कंप्लीट की, और आगे आपने कंक्लूजन दी द रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई 3NF की, आपका ये जो टेबल है ये 3NF को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है, और अगर किसी टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही हो तो वो टेबल 3NF के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ रिमूव, ये जो मैंने समझाने के लिए लिखा है इसको रिमूव करता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी ये जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। लो जी, ये आप जल्दी जल्दी नोट कर लो, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको आपकी आसानी के लिए। लो जी, ये लिख लो जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एनालिसिस करके दिखाना है सर को, उसके बाद फिर आपने ये बताना है, डिटेल बतानी है कि ये जो आपने एनालिसिस करके दिखाया है इसका क्या मतलब है। उसके बाद फिर आपने लास्ट पे अपना कंक्लूजन देना है कि चूँकि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है लिहाजा ये टेबल जो है 3NF के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक समझ आ गई? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था, समझ आ गई? ये देखो, ये फर्स्ट हाफ ये है और सेकंड हाफ ये है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन ये है, सर ने पूछा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज क्या एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का ये सोल्यूशन है। इसको जल्दी से ऐसे नोट कर लो। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बताई कि मल्टी डिपेंडेंसीज होती क्या, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या था, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज। यानी वही बात जो मैंने आपको आगे बताई है कि अगर आपका एक एट्रीब्यूट उसमें अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज पाई जा रही हो, या एक एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब इंडिपेंडेंट
वैल्यूज़ या इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड ना करते हों, इनको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स या इंडिपेंडेंट वैल्यूज़। तो अगर आपका एक एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ या इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड कर रहा हो, तो इसका मतलब है वहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पाई जा रही है। तो यहाँ पर पहले आपने डेफिनेशन लिखी, अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस मल्टीपल डिपेंडेंट वैल्यूज़। उसके बाद आपने फिर आइडेंटिफाइज करके दिखाया, आपने मतलब ये साबित किया। अब आइडेंटिफाइड एमवीडीज मतलब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आपने आगे बताई है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पाई जा रही है। देखो, स्किल वो भी डिपेंड कर रही है एम्प्लॉय आईडी पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी डिपेंड कर रही है एम्प्लॉय आईडी पर, प्राइवेट आईडी वो भी डिपेंड कर रही है एम्प्लॉय आईडी पर। तो देखो, एक ही एट्रीब्यूट जो है उसके ऊपर मल्टीपल एट्रीब्यूट जो है वो क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन दी है, वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल स्किल्स, वन एम्प्लॉय कैन नाउ मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। यानी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जो एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी का क्या मतलब है, एक एम्प्लॉय है। अब देखो उसके पास मल्टीपल स्किल हो सकती हैं। यस, वही बात आ गई जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आने के चांस हों तो इसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, या फिर जैसे मैंने बताया कि एक से ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो एम्प्लॉय आईडी एक है लेकिन स्किल उसके पास मल्टीपल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए टेबल के अंदर। ऐसे देखो, एम्प्लॉय आईडी एक है लेकिन उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मल्टीपल उसको उसको आती होंगी। एम्प्लॉय आईडी एक है लेकिन वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बन रही है। तो ये आपने आगे एक्सप्लेनेशन कर दी। उसके बाद आपने लास्ट में लिखा दीज वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्रिएटिंग एमवीडीज, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। पहले आपने डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद आपने जितनी भी एमवीडीज थी उनको आइडेंटिफाई करके दिखाया सर को, और उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन दिया आपने, और लास्ट पे अपना अपना कंक्लूजन लिख दिया कि यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है वो पाई जा रही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक सोल्यूशन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों सोल्यूशन ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है कि वो कह रहे हैं कन्वर्जन इनटू फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कि आप ये जो टेबल गिवन किया गया ये वाला, इसको जो है कहाँ गया वो, ये है, ये जो टेबल गिवन किया गया है सर बोल रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करो 4NF के अंदर। अब दोस्तों 4NF की जो है सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, आपने लिखा अ रिलेशन इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन BNF। मतलब कोई भी टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तब जा सकता है जब वो ऑलरेडी BCNF स्टैंड फॉर बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। अगर आपका टेबल ऑलरेडी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता होगा तो फिर आप उसको 4th NF में लेके जा सकते हो। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, इट कंटेन्स नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, कि आपके टेबल के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मौजूद नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई बात की। तो ये पहले आपने डेफिनेशन लिखी। अब जब आपने ये डेफिनेशन कर दी तो अब आगे आपने बताया कि अब जनाब अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब हम इस अपने टेबल को, अगर ये टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो फिर इसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कोई टेबल आपके किसी नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हो तो उसको उस नॉर्मल फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस टेबल को तोड़ना पड़ता है, मतलब डीकम्पोज करना पड़ता है छोटे छोटे डिफरेंट टेबल्स के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, ये तीनों का हम एक अलग टेबल बना देंगे। उसके बाद स्किल का और एम्प्लॉय आईडी का हम एक अलग टेबल बना देंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और एम्प्लॉय आईडी का एक चौथा टेबल बना देंगे, और प्राइवेट आईडी और प्राइवेट नेम का अलग टेबल बना देंगे। समझ आ गई बात की। तो ये हम इस तरह 1 2 3 और 4 और डिपार्टमेंट का भी अलग टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे 5 टेबल जो है तकरीबन बन जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यही हमने करना है। याद रखिएगा सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, सोल्यूशन एक ही है। अगर आपका टेबल किसी भी नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हो तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाने का एक ही सोल्यूशन है, क्या बोला कि उसको मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर दो, उस एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर दो, उसको हम कहते हैं डीकम्पोज करना। तो ये देखो हम यही करने लगे हैं कि हमने जो कि अपने टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, डीकम्पोजिशन ऑफ द रिलेशन, कि अब हम अपने टेबल को डीकम्पोज करने लगे हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बनाया एम्प्लॉय के नाम से जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट है। उसके बाद फिर हमने एक दूसरा टेबल बनाया एम्प्लॉय स्किल के नाम से जिसमें एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की यूज़ हो रही है, और यहाँ पर स्किल जो है वो यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, यहाँ पर नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है ना वो एज ए फॉरेन की भी यूज़ हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की है, जबकि एम्प्लॉय स्किल में वो एज ए प्राइमरी की भी यूज़ हो रही है, कंपोजिट प्राइमरी की यूज़ होगी। बेसिकली ये मतलब एम्प्लॉय आईडी और स्किल ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बनाएंगे, जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। और एम्प्लॉय आईडी अकेली क्या बनेगी, यहाँ पर फॉरेन की बनेगी। ऐसी एम्प्लॉय लैंग्वेज नाम का एक टेबल बनाओगे तीसरा, जिसमें आप एम्प्लॉय आईडी को
एज ए फर्क की यूज़ कर रहे हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिलाकर इसके साथ कंपोजिट प्राइमरी की बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक प्राइवेट का टेबल बनाओगे जिसमें प्राइवेट आईडी प्राइमरी की है, प्राइवेट नेम इसमें क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है। उसके बाद आप एक एम्प्लॉय प्राइवेट के नाम से टेबल बनाओगे जिसमें आप प्रोजेक्ट आईडी को फॉरेन की लोगे, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से फॉरेन की उठाओगे और दोनों ये मिलकर क्या बनाएंगे, कंपोज प्राइमरी बनाएंगी इस टेबल के अंदर। तो इस तरह आपके 5 टेबल बन जाएंगे। तो अब जनाब ये जो आपने अपने एक सिंगल टेबल को मल्टीपल 5 टेबल्स में डिवाइड किया है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि आपके अब ये तमाम के तमाम टेबल जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लो जी जनाब, ये आपके 5 टेबल्स हैं, इनको नोट कर लो। सबसे पहला टेबल है एम्प्लॉय जिसमें ये 3 कॉलम है, एम्प्लॉय स्किल उसमें ये कॉलम है 2, एम्प्लॉय लैंग्वेज उसमें ये है, उसमें ये, नेक्स्ट ये 5 टेबल बन गए। उसके बाद लास्ट पे आपने कंक्लूजन दे दिया कि जनाब आपने इसमें 2 बातें बोली हैं। पहले आपने ये बोला है कि जो हमें टेबल गिवन किया गया था वो 2NF में तो मौजूद था लेकिन वो 3NF में मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही थी। लेकिन आपने बोला अब आपने नेक्स्ट बोला है कि जब मैंने अपने टेबल को डीकम्पोज कर दिया तो अब क्या हुआ, अब आप बता रहे हो आफ्टर डीकम्पोजिशन द डेटाबेस इज सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF ensuring better data consistency and redundancy, reduce redundancy। कि आपने यहाँ पे 2 बातें बताई हैं लास्ट पे। आपने बोला कि जो सर आपने हमें टेबल दिया हुआ था वो 2NF में तो मौजूद था लेकिन 3NF में मौजूद नहीं था बिकॉज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से। लेकिन जब हमने अपने टेबल को डीकम्पोज किया तो अब वो जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी चला गया और उसमें से जो रिडंडेंसी है वो भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। समझ आ गई? और डाटा कंसिस्टेंसी जो है वो बेटर हो गई है। समझ आ गई बात की? तो यहाँ तक दोस्तों आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।